हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो बस ये था कि ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम 5.8 है, ये वो जो हमने शुरू में स्पिन के हवाले से प्रॉब्लम की थी, ये उसी की जनरलाइजेशन है। वहाँ पे स्पिन क्योंकि एच कट बाई 2 होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रा मोर कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पे जे इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो 3 क्रॉस 3 के हैं, तो उनके आइगन वैल्यूज़ मालूम करना, आइगन वेक्टर मालूम करना पहले के मुकाबले में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ होगी। लेकिन काम वही है, बेसिक प्रोसीजर वही है जो हमने वहाँ पर किया है, तो वही आप यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस हैं, तो 3 आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 λ3 आ गई, और हर आइगन वैल्यू के लिए ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ λ1 के लिए, λ2 के लिए और λ3 के लिए। ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, लाइफ टाइम को करना चाहिए। इसी तरह ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है 5.9, कंसीडर सिस्टम विच इज़ इनिशियली इन द स्टेट। ये एक सिस्टम है जो कि इनिशियली इस स्टेट के अंदर है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको ये सिखाएगी कि ये जो उसने इस तरह बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम्स इस तरह की जो होती हैं वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में उन्होंने लिख दी हैं, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो एल और एम एल की वैल्यू, या ये कह लीजिए कि जे या एम जे की वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे हमें मालूम है कि ये जो ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये जे कह लें या आप इसको एल कह लें, जो भी आप कहना चाहें, और ये हमारे पास एम जे आप उसको कह लें या एम एल कह लें, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो हम देखेंगे कि हम चाहें तो स्टेट को इस तरह स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में लिखें, या सीधे सीधे हम उसको 1 - 1 इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, जो कि इसने आगे का मेरे ख्याल से लिखा हुआ होगा, ठीक है। सवालात ये हैं कि कह रहा है कि फाइंड एल प्लस ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू मालूम करें इस स्टेट में। तो कह रहा है इफ़ एल जी वर मेजर्ड व्हाट वैल्यूज विल वन ऑब्टेन एंड विद व्हाट प्रोबेबिलिटी। अगर इस सिस्टम जो है वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में हो और आप एल जी मालूम करें तो क्या वैल्यू आएगी और क्या चांसेस हैं उन वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के। इसी तरह आपने आफ्टर मेजरिंग एल जी वी फाइंड दैट एल जी इज़ माइनस एच जो होनी भी चाहिए। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई एंड देयर प्रोडक्ट डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने उसी स्टेट को उठाया और उसने जो है वो इसके कैट और ये इसको उठा के उसने जो है कैट्स लिख दी है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये जो हमें ऑपरेटर इस्तेमाल करने हैं एल प्लस वगैरह टाइप के, वो बेसिकली जाके एल और एम एल के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एल प्लस मौजूद है, ठीक है, जो जो कि उसकी हमें एवरेज वैल्यू मालूम करनी है। तो जब हम इन स्टेट्स के ऊपर एल प्लस लगाएंगे तो हमें मालूम है कि उसके ये फॉर्मूले हैं, ठीक। तो अब आप हर एक पे एल प्लस लगा के देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एल प्लस ऑपरेटर इस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, मतलब आपको वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि ये 1 है, 1 से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि जे इक्वल्स टू 1 स्टेट है ना यहाँ पे, हमने जैसे देख ही लिया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जे की वैल्यू जो है यहाँ लिखी हुई है वो 1 है, तो 1 से ऊपर जा नहीं सकता इस स्टेट में, 1 से ऊपर नहीं जा सकता, और यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है और इसकी लोएस्ट वैल्यू -1 है। -1 से नीचे नहीं जा सकता और 1 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि एम की वैल्यू, एम जे की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। और या उसको आप एंगुलर मोमेंटम या सिंपल जो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में ले रहे हैं तो एम एल की वैल्यू +1 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, या कम से कम -1 हो सकती है। तो अब आप जब एल प्लस ऑपरेटर इस पे लगाएंगे तो ये एक स्टेट ऊपर ले जाएगा, इसको ज़ीरो कर देगा, और फिर यहाँ पे आप इसको अप्रोप्रिएटली ये वैल्यूज़ मालूम कर सकें। इसी तरह आप इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं अगर आप एल प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल टुगेदर जवाब ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली स्टेट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तो यही वजह है कि देखिए जब ये कैलकुलेट कर रहा है तो इसने ये वाली स्टेट नहीं लिखी क्योंकि ये ऊपर लेके नहीं जा सकता, ठीक है।
तो बल्कि उसने यहाँ पे क्या भी दिया है कि ओनली हिंस द ओनली टर्म्स दैट सर्वाइव एल प्लस वो सिर्फ ये दो होंगी। तो अब आपको करना ये है कि बेसिकली आपको इसका एवरेज मालूम करना है। तो एल प्लस ऑपरेटर आपको लेना होगा, ठीक है। और मतलब ये कि इसको आप अप्लाई करें, और अब पूरी जो साई है उस साई के साथ, यानी कि आपने एल प्लस ऑपरेटर साई पे अप्लाई किया, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट का काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा, ठीक है। ये उठा के ज़ीरो पे ले जाएगा, ये उठा के वन पे ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि जब आप इसको जो है साई के साथ जब आप इसका डॉट लेंगे, तो अब आपको ये गौर करना पड़ेगा ज़रा सा कि देखिए ये जो -1 वाला है, क्योंकि जब आप एल प्लस ऑपरेटर लगा चुके हैं, तो अब यहाँ पे ये -1 आपके पास राइट हैंड साइड पे ये स्टेट गायब हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसी कोई स्टेट नहीं है। अब आपके पास यानी कि आप ऐसा हुआ है कि ये वाली स्टेट यहाँ आ गई है और ये वाली स्टेट इधर आ गई है, क्योंकि हमने रेस कर दिया ना ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर लगा के स्टेट्स को हमने रेस कर दिया, मतलब ये वाली स्टेट अब ये बन गई। कोएफिशिएंट इसके वही रहेंगे, क्योंकि ये उठ के यहाँ आ गई और ये वाली स्टेट उठ के यहाँ आ गई है, और ये स्टेट ऊपर नहीं जा सकती, तो ये ज़ीरो हो गई। अब जब आप इसका डॉट लेंगे, तो चूँकि ये वाली स्टेट, यानी कि ये तीनों स्टेट एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, तो जब ये स्टेट आपके जो है जब यहाँ पे स्टेट होगी नहीं और आपके पास ये स्टेट होगी, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मतलब करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ वो टर्म्स बचेंगी जो कि करस्पॉन्डिंग होंगी। लेट मी डू इट क्विकली। मैं अभी इसकी वैल्यूज़ इनके जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनके बहरहाल खैर वो किया भी जा सकता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि चलें इसको कर ही लेते हैं। कि अगर आपने एल प्लस ऑपरेटर इसके ऊपर लगाया है, ये वाली जो स्टेट है, व्हेन यू अप्लाई एल प्लस ऑपरेटर, ये 1/√5 में बाहर रख रहा हूँ, 1 - 1 यहाँ आ गया। और जब आप इसको रेज कर रहे हैं, तो दैट विल गिव यू 1 एंड 0, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप इसका ये कोएफिशिएंट मालूम कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे +1 है या -1 है, तो ये हिस्सा तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। सिर्फ ये हिस्सा बचेगा, तो 1 + 1 √2 एच कट √2 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास √2/5 एच कट आ गया। तो ये स्टेट चेंज होके इसमें हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यही हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 + 1, यहाँ पे 1 है, तो एच कट √2 एच कट टाइम √2। और यहाँ से क्या हुआ कि m+1 हो गई, तो यहाँ -1 में जब आप 1 ऐड करेंगे, तो 1 1 0 हो गई। अच्छा, इसी तरह जब एल प्लस स्टेट, यहाँ पे मैं √3/5 को अलहदा कर दूँ, और ये जाके इस पर लग रही है 1 1 और 0 पे, ठीक है। तो अब और ये जब लगेगी तो इसको लेके जाएगी ये 1 1 में, ठीक है। अच्छा, जब हम इसका ये कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, तो m चूँकि 0 है, तो ये फिर 0 हो गया। तो और ये √2 एच का टाइम्स √2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा √6/5 टाइम्स एच का, ठीक है। सही है। तो अब आपके पास जो ये एल प्लस साई जो स्टेट है, वो बेसिकली इसका जो ये लगाने के बाद सर यस, पूछिए क्या कह रहे हैं। सर ये जो आप एल प्लस के जो ऑपरेटर है जिस तरह अप्लाई किया है, ये समझ नहीं आ गया सर। समझ नहीं आया यार। जी सर। तुमने इससे पहले किया वो जो एग्जांपल्स नहीं की हुई, क्योंकि देखो ना एल प्लस ऑपरेटर क्या करता है, एल प्लस ऑपरेटर ये एल कॉमा एम पे लगता है, और ये कोएफिशिएंट टाइम्स ये चीज़ देता है। तो अब अगर फर्ज करो कि हमारे पास स्टेट 1 -1 है, तो क्या करेगा ये यही तो करेगा ना कि ये इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, एच का स्क्वायर रूट एल, ये एल है, ये एम है, तो 1 1 आया, और 1 1 टाइम्स +1, ठीक है। अच्छा, अब ये m को अपनी जगह पे क्योंकि -1 है, तो -1 प्लस हो गया। यहाँ पर जो m था, यहाँ -1 आया और ये +1, तो ये हिस्सा तो ज़ीरो हो गया ना, तो हमारे पास क्या बचा,
एच कट टाइम स्क्वायर रूट टू। अच्छा, इसने यहाँ पर क्या किया कि जब ये स्टेट पे लगा तो उसको एक स्टेट ऊपर ले जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है एल कॉमा एम प्लस वन। तो -1 में जब 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या स्टेट आ गई, 1 0 आ गई। बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ। समझ आ गई सर, थैंक यू। हम्म। तो बिल्कुल इसी तरह ये हमने किया है। अब अगर एल प्लस साई को अब हम जो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बराबर है स्क्वायर रूट 3/5 और सॉरी 2/5 के, क्योंकि ये वाली स्टेट लिखनी है, अ, ये वाली। ठीक है, तो एच कट 2/5 टाइम्स 1 0 प्लस प्लस ये वाली टर्म, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट की है, स्क्वायर रूट 6/5 एच कट टाइम्स 1 1, ये स्टेट है। ऑलराइट। अच्छा, अब चूंकि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट, हमें एल प्लस की एवरेज वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका मतलब है कि हमें साई के साथ इस पूरे साई के साथ इसका डॉट लेना है। तो अब आप ये देखिए, चूंकि ये ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा इस पूरे उसके साथ, तो आप देखिए कि ये वाली टर्म, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो ये जो हमारे पास टर्म है, ये तो इसके साथ ऑर्थोगोनल है ना। अभी कोएफिशिएंट को भूल जाइए कि आई जे के लिखे हुए हैं ना। तो जब भी इसका डॉट इसके साथ होगा तो वो ज़ीरो देगा, और इसका डॉट इसके साथ होगा तो ज़ीरो देगा, और अगर आप 1 1 का डॉट इनमें से किसी के साथ भी करेंगे तो ये ज़ीरो देगा। ऐसा ही होता है ना, जो ऑर्थोगोनल सिस्टम्स होते हैं। तो जब आप इस साई के साथ इसका आप डॉट ले रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 1 0 स्टेट लिखी हुई हैं, तो 1 0 स्टेट का डॉट सिर्फ 1 0 स्टेट के साथ ही नॉन ज़ीरो आएगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। इसी तरह 1 1 स्टेट का जो है डॉट नॉन ज़ीरो उसी वक्त होगा जब आप 1 1 के साथ ही डॉट ले रहे हो, बाकी किसी भी स्टेट के साथ उसका डॉट जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह इसका मतलब है कि जब हम इसको ऑपरेट कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये जाके जब इस पे लगेगा तो नॉन ज़ीरो देगा। इसी तरह ये स्टेट या ये मतलब स्टेट का ये कंपोनेंट जाके इस पे ऑपरेट होगा तो आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, अदरवाइज ज़ीरो दे देगा। तो आप तो अब आप ये ज़बानी कर सकते हैं कि ये हिस्सा जाके जब इसके साथ लगा, ठीक है, तो आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। तो फिर आपके पास क्या जवाब आएगा जब आप इसको साई एल प्लस साई करेंगे इज इक्वल्स टू एच कट रूट 2/5। तो यहाँ से आ गया, ये कोएफिशिएंट है। दूसरा कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ से आ रहा होगा, स्क्वायर रूट 3/5, स्क्वायर रूट 3/5, ठीक है, और टाइम्स जो है वो 1 0 और 1 0, इसी वजह से ये चीज़ 1 हो जाएगी। प्लस दूसरा हिस्सा कहाँ से आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ 1/√5 है, यहाँ √6/5 एच कट है, तो 1/√5 और स्क्वायर रूट 6/5 टाइम्स एच कट, और 1 1 और 1 1, ठीक है। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि इनकी जो इसने निकाली हुई हैं वो उसने क्या किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसने कहा कि चूँकि ये हमें एवरेज वैल्यूज़ मालूम करनी है, और ये सारा डॉट होने के बाद तो सिर्फ प्लस वो उसमें रह जाता है ना, क्या कहना चाहिए कि सिंपल नंबर के तौर पर हमारे पास रह जाता है। तो ये हमारे पास आ गया एच कट ओवर, ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 6/5 प्लस, फिर वो क्या फिर यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, अगेन स्क्वायर रूट 6/5, क्योंकि ये तो सारा 1 हो गया ना। और फिर आपको मालूम है कि आपको करना क्या होता है, आ, हाँ, यहाँ पर आपने किया, यह हो गया, और फिर इनको आप आपस में ऐड कर लेंगे तो 2 एच कट, या एच कट को बाहर अभी अभी निकाल दें, अभी ना लिखें, पहले नंबर लिखते हैं।
तो स्क्वायर रूट टू टाइम्स स्क्वायर रूट 6 टाइम्स एच कट ओवर 5। ये जवाब आ गया आपके पास जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। बात क्लियर हो गई जनाब? ये है जनाब। तो इस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। ओके, ऑलराइट। सो फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर एल जी मेजर की जाए, इफ़ एल जी वर मेजर्ड व्हाट वैल्यूज विल वन ऑब्टेन एंड विद व्हाट प्रोबेबिलिटी। ओके, अब याद रहे कि आपके पास एल इक्वल्स टू वन सिस्टम है, तो उसमें एम एल की तीन वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, वन, ज़ीरो और माइनस वन, राइट। और अगर आप उसको यानी कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे इन टर्म्स ऑफ एच कट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप एल जी मालूम करेंगे तो एल जी की तीन वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल हैं, यानी कि वन, ज़ीरो और माइनस वन, तो हमें तीनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसने यहाँ पे करके दिखाया है कि ये आपके पास मेन जो मेन वेव फंक्शन है वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली इस तरह लिखा जा सकता है या फिर आप उसको इस तरह लिख लें, ये आपके ऊपर है। और जो जिस तरह की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें ये जो लिखने का तरीका है वो ज़्यादा आई मीन कारआमद है। अच्छा, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एल जी कैलकुलेट करना है, राइट। कि अगर वो कह रहा है कि इफ़ एल जी वर मेजर्ड वी विल ऑब्टेन दिस वैल्यू, यही हो सकती है एल, क्योंकि ये थ्री थ्री डायमेंशनल जो है वो आप समझें प्रॉब्लम है हमारे पास। या ये कह लीजिए कि ये जे इक्वल्स टू वन के लिए है, तो एल जी के तीन कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एच कट ज़ीरो, यानी कि तीन आइगन वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो एच कट कॉमा ज़ीरो कॉमा एच कट, ठीक है, ऑलराइट। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक यानी कि हर एक के साथ अ, आपने साई लिया, ठीक है, उस साई का डॉट प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा एल जी के साथ, जो भी यहाँ पर हमारे पास एल जी की मिसाल के तौर पे उसने कहा कि फ़र्ज़ करें कि मैं माइनस एल ये मालूम करना चाहूँ कि एल जी की वैल्यू जब माइनस एच कट हो तो उसके क्या चांसेस हैं। तो करना ये होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो ये है, ठीक है ना, यहाँ पर एल जी माइनस एच कट है, ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि इस स्टेट का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा साई के साथ, वन माइनस वन स्टेट का, और प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो आपको इसका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर लेना पड़ेगा। यानी कि जो आपको तरीक़ा समझना है और सीखना है वो ये कि जो चीज़ मालूम करनी होती है जिसकी जिसकी कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होती है, जैसे कि यहाँ हाँ बस वन माइनस वन है, उसका डॉट प्रोडक्ट हम मेन वेव फंक्शन के साथ लेते हैं और उसका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसका कंट्रीब्यूशन साई के हवाले से में कितना है, ठीक है। जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सिस्टम इस वैल्यू के साथ उस स्टेट अगर वो सिस्टम उस स्टेट के अंदर है जो कि साई की स्टेट है, तो उसमें विद एल जी इक्वल्स टू माइनस एच कट पाए जाने के चांसेस क्या हैं। तो वो आपने जब उसका डॉट किया तो अब ये डॉट जो है वो साई के हर कंपोनेंट के साथ लगेगा आके, जैसे कि उसने यहाँ दिखाया है। तो ये जाके इसके साथ लगा, ये इसका पहला कंपोनेंट है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, ये इसका तीसरा कंपोनेंट है साई का। तो हर एक के साथ जाके ये जो माइनस वन वाला हिस्सा है वो जाके हिट करेगा। हमें मालूम है कि ये इसके साथ ज़ीरो दे देगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम्स हैं, ये इसके साथ भी ज़ीरो दे देगा कि ऑर्थोगोनल हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा काम करेगा क्योंकि ये सेम चीज़ों के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो जब आप इसके साथ करेंगे तो ये चीज़ वन हो गई, वन ओवर स्क्वायर रूट फाइव आया जवाब, और चूँकि एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर है तो आपके पास वन ओवर फाइव जवाब आ गया। तो वन ओवर फाइव चांसेस हैं, वन ओवर फाइव का मतलब है 20%, अराउंड 20%, ठीक है। क्योंकि वन ओवर फाइव का मतलब ये है कि वन को जब आप फाइव से डिवाइड करेंगे तो फाइव टू ज़ 10 होता है,
बट हाँ एग्जैक्टली 20% चांसेस हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे उसने बता भी दिया है, क्योंकि ये सारी स्टेट आपस में ज़ीरो हैं तो वन है। इसी तरह अगर आपको पी ज़ीरो यानी कि जब जब एल जी की वैल्यू ज़ीरो हो तो क्या चांस है मेजर करने का, तो उसके साथ आप जब डॉट लेंगे तो वन ज़ीरो के अलावा साई के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके साथ जब आप इसका डॉट लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। इसी तरह इसमें ये बचेगा, तो ये 3/5 1/5 इन सब को आप ऐड करके देख सकते हैं, जवाब वन आता है। अब देख लीजिए 1/5 3/5 5 1/5 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के न्यूमिनेटर को ऐड कर लें 5/5 डिवाइड वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वो सी में क्या कहता है, सी में कहता है कि आफ्टर मेजरिंग एल जी वी फाइंड एल जी माइनस एच के। फर्स्ट करें हमने एल जी कैलकुलेट किया, सॉरी या कह रहे हैं मेजर किया, ये कैलकुलेट किया, हमने देखा एल जी माइनस एच कट है। अगर एल जी माइनस एच कट है वो क्या है, देन कैलकुलेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई एंड देन प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटीज। तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके लिए अगेन आपको करना क्या पड़ेगा कि हमारे पास एल एक्स ऑपरेटर है, एल वाई है और एल एक्स है, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें मालूम है कि एल एक्स की फॉर्म क्या है, बस ये ख्याल रखिएगा आपके पास एल एक्स की फॉर्म होनी चाहिए, और जो कि आपको मालूम है कि एल एक्स, और फिर जब आप इनको स्क्वायर वगैरह भी आप कर दें, ठीक है, तो उनका जो जनरल फार्मूला है वो फिर ये बनता है कि एल एक्स स्क्वायर या एल वाई स्क्वायर के जो एवरेजेस हैं उनके उनके फार्मूले ये बनते हैं। तो वहाँ पे एल की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्योंकि एल की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, वो वन ही है, तो वन से जवाब आ जाएगा। और और क्या होगा जनाब, और क्या हो सकता है, हाँ एम की वैल्यू आपको उसके लिहाज से चूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा हुआ है, दैट इज़ दिस वी नीड कैलकुलेट दिस थिंग एंड यूजिंग यूजिंग वन माइनस वन। हाँ, क्योंकि हमने ये फिक्स किया हुआ है, इसने कहा हुआ है कि एल एक्स फर्स्ट करें कि माइनस एच करते, तो आपने एक तरह से एम की वैल्यू फिक्स कर दी जो कि माइनस वन है, यहाँ ये माइनस वन है और ये वन है, ठीक है। तो वन प्लस वन जो वो हमारे पास टू हो गया, टू माइनस वन वन हो गया, तो इसलिए एच कट स्क्वायर बाई टू आ गया आपके पास, ठीक है, राइट। तो अब एल एक्स की वैल्यू चूँकि एच कट ये एवरेज वैल्यू ऑफ एल एक्स स्क्वायर एच कट के बराबर है, तो डेल्टा एल एक्स इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा, जो कि सिंपली एच कट बाय रूट टू है। और चूंकि इनकी वैल्यूज डेल्टा सॉरी एल एल एक्स स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर की वैल्यू बराबर है, तो फिर इनके स्क्वायर रूट की वैल्यू भी बराबर होगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वही देखिए जवाब एच कट स्क्वायर बाय टू आ गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये आपको इस चीज़ का आइडिया देती हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और कैसे अगर आपको ये पता हो कि सिस्टम इसकी आइगन वैल्यूज़ ये हैं जो कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस आइगन वैल्यू के साथ उस सिस्टम के उस स्टेट में पाए जाने के चांसेस क्या हैं, वो चांसेस इस तरीके से कैलकुलेट। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए इससे पहले कि हम इसको वाइंड अप करें। एनी क्वेश्चन? पिछली क्लास में एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर सका, जो पिछला लिंक तो था वो लोड शेडिंग हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? सर वो जो इससे पिछली जो क्लास थी हाँ, सर वो एक्चुअली मैं अटेंड नहीं कर सका था, तो सर वो एक 5.7 का तीन पार्ट से मैंने कहा था। 5.7। ओके, लेट मी चेक। ये सर कोई क्या इक्वेशन एक प्रॉब्लम है, क्या है ये? सर 5.7 प्रॉब्लम 5.7। हाँ, क्या हुआ इसमें? डी पार्ट नहीं हो रहा। बी पार्ट नहीं हो रहा? जी जी सर। 5.7 का बी पार्ट नहीं हो रहा?
लेकिन डी पार्ट सर, डी पार्ट लास्ट पार्ट जो है, डी पार्ट। तुम यही कह रहे हो ना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली 5.7 है, ठीक है, यही है ना? सर यही है। और इसका पार्ट बी जिसमें, डी सर, डी। ओ आई सी, डी। तो वही अभी तो तुमने क्या लेट ज्वाइन किया है क्या? सर वो एक्चुअली पिछली वो क्लास में ले नहीं रही ये थी, बाद वाली, में लोड शेडिंग। नहीं ये वाली क्लास तुमने लेट ज्वाइन की है क्या? नहीं सर, ये वाली तो टाइम पे ज्वाइन की है। नहीं तो अभी तो हमने ये वाला, तुम इसी डी पार्ट की बात कर रहे हो ना, यही तो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। सर लास्ट क्लास में किया हुआ, ठीक है सर, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर। अच्छा तुम ये अभी लास्ट इस वाली क्लास की बात कर रहे हो, ओके। जी जी। तो देखो मैंने यही तो बताया था कि ये आपके पास लिखा हुआ है वेक्टर, जो कि इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने आर वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं इस आर को लिखने के, वो क्या है? आई जे के ही है ना, राइट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो ये हैं, एक एक बेसिस वेक्टर ये है, एक बेसिस वेक्टर ये है, एक बेसिस वेक्टर ये है, ये आई जे के हैं हमारे पास विद दिस कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट जो है वो इसको नॉर्मलाइज बनाते हैं। आप इस पूरे वेक्टर के साथ इसका इसका सेल्फ डॉट लेके देखिए, -1 का, ये -1 स्टेट के साथ जब आप 1 आएगा 1/√2 की वजह से, अगर ये 1/√2 नहीं होगा तो फिर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 आ रहा होगा। आप ज़बानी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या बन जाता है? ये बेसिकली 4 बन जाता है ना। नो नो नॉट 4, 1 + 1 1 और 2, सॉरी 2 और 2 4, यस। तो स्क्वायर रूट के बाद 2 आ गया, ठीक है, तो इसलिए इसने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए। और यहाँ तो ये ज़बानी है कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर √2 हो गया, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का मतलब ये और ये एक ही चीज़ है, -1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वजह से इनके इनके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 1/2 है, इसका 1/√2 है। तो ये पूरा एक स्टेट, ये हमारे सामने बेसिस वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। तो कोई भी वेक्टर जो इस स्पेस में लिखा जाएगा वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ हमारे पास आर लिखा हुआ है, उस आर को हमने इन टर्म्स ऑफ दिस आइगन, ये जो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स हैं उसके फॉर्म में लिखना है। तो वही मैंने आपको बताया था कि ये पूरी चीज़ आई हो गई, ये पूरी चीज़ जे हो गई और ये पूरी चीज़ के हो गई। अब ये जो हमने कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, √2/7, √3/7, √2/7, ये हमने इस तरह एडजस्ट किए हैं कि ये एडजस्ट होने के बाद हमें ये वैल्यू दे दें, यानी कि इनको जब हम सम करें, सम होने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाए, ठीक है। ये हमारा बेसिक आइडिया है। ऐसा ही है कि जैसे हम जब इसको इसको आपस में ऐड करते हैं तो आर मिलता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसा हुआ है कि अब हम हमें आई पता है, हमें जे पता है, हमें के पता है और हमें आर पता है। तो हमें आर एक्स इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारे पास ये जवाब आ जाए, जो कि आप इसको आप करके देख सकते हैं। तो वो अ, इस तरीके से लिखा गया है, राइट। तो ये इसका पूरा आप समझें कि लब्बे लबाब है। एक दफ़ा हम ये लिख लें तो फिर हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि वी कैन एक्सप्रेस दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब आपको मालूम करना है जे ज़ी मालूम करना है, और जे ज़ी की 3 वैल्यूज़ हैं, हो सकती हैं -1 है, 0 है और +1 है। इसके लिए हमें मालूम है, हम इसको इस तरह लिख देते हैं, इसको हम यूँ लिख देते हैं और इसको हम +1 करके इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, राइट। तो अब आपको अगर जे एक्स -1 के लिए मालूम करना है तो आपको उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। जब आपको जे जी इक्वल्स टू 0 के लिए करना होगा तो जब आप इसके साथ करेंगे तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। जैसे आप +1 वाले के साथ करेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा कम, ये पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि ये ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। तो यही इसने करके दिखाया है। यहाँ पे आप देखें 2/7 आ गया, 0 के लिए 3/7, उसके लिए 0। तो
यहाँ उसने किया सिर्फ ये है कि आपको ये करना सिखाया है कि अगर आपके पास आर वेक्टर हो तो उसको किस तरीके से उसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो इससे ही आपको करना आसान हो जाता है। अदरवाइज इसमें से वो वैल्यू वो एक इंफॉर्मेशन निकालना जो वो पूछ रहा है तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। अच्छा, ये आगे जो एक्सरसाइजेज हैं ये तो बहुत सिंपल सी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेट करना है, तो वो आप प्लीज़ करते रहिएगा। और जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, चाहे कर लें कि सिर्फ चेंज ऑफ बेसिस हैं। अभी तक हमने इनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया था, अब वो इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिखना सिखा रहा है, और और ये सिखाएगा कि आप कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। बहरहाल चीज़ कोई नई नहीं होगी, फिज़िक्स और फिज़िक्स उसकी वही पुरानी है, कोई फ़र्क नहीं है सवाए इसके कि ज़रा सी मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी, बट एवरीथिंग रिमेंस द सेम। उसे दोबारा दोबारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप अपने तौर पे पर आप ये देख लीजिएगा। फिर इसी तरह उसने हायर स्पिन पे चला गया, 3/2 पे चला गया। 3/2 का मतलब है कि m की 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी 4x4 की हो गई हैं। तो वो प्लीज़ आप इस तरह की चीज़ें जनरलाइज़ कर लीजिएगा, तरीक़ा मालूम हो गया है। तो अब आपके पास स्पिन की वैल्यू या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ भी हो, उसके लिहाज से आप m की वैल्यू निकालें 2j+1 करके, और वो आपके पास डायमेंशनैलिटी आ जाएगी कि कितने क्रॉस का वो मतलब n क्रॉस n का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो n की वैल्यू जो है वो m से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर बाकी आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स वगैरह सब निकालने का तरीका वही है जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं, तो नई चीज़ कोई नहीं होगी, राइट। ओके, अब जो आपका कोर्स का जो अगला हिस्सा है वो बेसिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स का है। तो एक नज़र में देखना पड़ेगा कहाँ पर आ रहा है, आई थिंक वो 8वां चैप्टर है शायद, लेट मी चेक। तो देखिए इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं हमने जो डिस्कस की हैं उनको आप एक एक स्टेप्स आप खुद से करें। यही एक तरह से आपका होमवर्क है, और जब आप वो कर सकेंगे तो अगर इम्तिहान में सवालात को ज़रा सा चेंज भी कर दिया जाए तो वो आप कर सकें। आप बजाय एल प्लस के अगर वहाँ पे एल माइनस ऑपरेटर लिखा हो तो उसको फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑलराइट, सो 8वां चैप्टर है आइडेंटिकल 445, रफली 455 460 करते हैं। ओके, आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वजह अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्लासिकल पार्टिकल्स जो हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका मास है, ठीक है। अच्छा चले मास अभी हम चूँकि प्योरली काइनेमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमें उसकी लोकेशन पता है, तो लेट्स कॉल कि हमें उसका एक्स आई पता है, ठीक है। फिर हमें उसकी वेलोसिटीज़ पता होती हैं, वी आई पता है, ठीक। ये कुछ ज़्यादा ही एक सेकंड में साफ साफ करके लिख दूँ, ठीक है। हमें पार्टिकल की लोकेशन पता है तो हमें एक्स आई पता है, उसकी वेलोसिटी पता है तो हमें वी आई पता है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए अगर हमें एक्स आई और वी आई पता हों तो हम उनकी ट्रेजेक्ट्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, हम पार्टिकल्स को समझ रहे हैं कि उनकी वैल्यूज़, हमें इनिशियल वैल्यूज़ पता हैं तो हमें उनके ट्रेजेक्ट्रीज पता हैं। भले से ये मैंने पैरेलल बना दी है, कोई पार्टिकल इस तरह से भी होके जा सकता है, बट हमें ट्रेजेक्ट्रीज पता हैं क्योंकि वो पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, और उनकी इंडिविजुअल जो इनिशियल पोजीशंस हैं या इनिशियल कंडीशंस वो हमें पता हैं, तो हम उनका फ्यूचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अनसर्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम साइमल्टेनियसली एक्स आई और वी आई को हम मतलब इसकी इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हम नहीं दे सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं करता
कि हम ये फ़र्क हम जो है ये दोनों वैल्यूज़ एक्स आई और वी आई की ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक साथ जो है वो हम नोट कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होगा कि ये जो इस तरह वेल डिस्टिंक्ट ट्रेजेक्ट्रीज हमें दिखाई दे रही हैं क्लासिकल वर्ल्ड में, वो फिर ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो अपने माने खो देती हैं। क्योंकि जब आप पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता पा रहे तो तो फिर तो फिर आप जो पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्रीज के ऊपर आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छा, उसके उसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये कि हमारे पास एक 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 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पर मौजूद है, ठीक। अब अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये सिचुएशन हो कि ये बॉक्स है, फर्ज करें, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक 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 इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, और वो अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉक्स में चले गए और मैंने बॉक्स को हिला दिया। अब अगर मैं फर्ज करें कि इस बॉक्स को खोलूं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो मुझे यहाँ दिख रहा है ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से यहाँ आया था और ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से यहाँ आया था। मतलब हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है इनमें फ़र्क करने का। देखिए, अगेन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती हैं उसमें एक बॉल रेड है, ठीक है, ये भी रेड बॉल है फर्ज करें, और ये भी रेड बॉल है। तो आप कह सकते हैं ऐसा तो स्नूकर में भी होता है। या आप अगर बिलियर्ड खेल रहे हो, यस, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक टेबल है और टेबल पे ये दो रेड बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ देखो सामने देखो, आपने उधर देखा और मैंने पीछे से ये इन दो रेड बॉल्स की जगह तब्दील कर दी, तो तो आप मुझे नहीं बता सकते कि क्या मैंने इनको जगह तब्दील की है या नहीं की है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद चूँकि वो क्लासिकल ऑब्जेक्ट हैं और हम उनके एक्स नॉट और वी नॉट मालूम है, तो हमें हमें ये मालूम है कि एक एक बॉल राइट हैंड साइड पे रखी हुई है और एक बॉल लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई है और एक बॉल राइट हैंड साइड पे रखी हुई है। और जब ये बॉल चलना शुरू होंगी, फर्ज करें इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि उसका जो जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री वो इस तरह बन रही है, तो हम बावजूद इस बात के कि उन बॉल्स के रंग एक जैसे हैं, चूंकि हम इनिशियल पोजीशंस और वेलोसिटीज बता सकते हैं, तो हम उनकी ट्रेजेक्टरीज बता सकते हैं बावजूद इस बात के कि बाकी सब चीज़ें उनकी एक जैसी हैं, उनका रंग एक जैसा है, उनका मैथ एक जैसा है, उनका साइज एक जैसा है, ठीक है। लेकिन चूंकि वी नो देयर इनिशियल कंडीशंस, तो हम उनकी ट्रेजेक्टरीज देख सकते हैं, तो और उनका मोशन हम जो है फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कि जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ रख दिया था, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया था और बॉक्स को हिला दिया, तो हमें नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल हैं। यही कंडीशन रेड बॉल्स के साथ भी हो सकती है, ठीक है, राइट। लेकिन जब वो चलना शुरू करेंगी देन वी कैन सी दैट ओ ये बॉल ये है, ये बॉल ये है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें यही चीज़ हम अगर इलेक्ट्रॉन्स के साथ करें कि हमने कहा कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से हमने कहा कि हमने बॉक्स को खोल दिया, अब बॉक्स से इलेक्ट्रॉन निकले और उन्होंने चलना शुरू कर दिया, तो अब ये चूंकि ये जो मैं ट्रेजेक्ट्रीज बना रहा हूँ ये क्लासिकल ट्रेजेक्ट्रीज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ये अलाउ ही नहीं है। तो हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं होगा कि हम ये कह सकें कि यानी कि ट्रेजेक्ट